हाय गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्या होता है डिसेबिलिटी का मतलब और कौन होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी? ऐसे लोग जिनकी सोच होती है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए और लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जिनको रियल में प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को दिखाई नहीं देता तो किसी को सुनाई नहीं देता। सो ये न्यूज़ में इसलिए है कि 3 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 1992 में जब यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन पास हुआ था, तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है 2024 की, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। सो देखिए बॉलीवुड में कितने सारे एक्ट्रेस ने डिसेबिलिटी पर्सन का रोल निभाया है। जैसे अभी मूवी आई थी श्रीकांत, माय नेम इज़ खान, और ये बेस्ट मूवी है रानी मुखर्जी वाली, जहाँ ये रानी मुखर्जी ब्लाइंड रहती है, और ये मूवी आप ज़रूर देखना। और ये ज़ीरो, जहाँ अनुष्का शर्मा एक व्हीलचेयर पर रहती है और शाहरुख खान एक ड्वार्फ रहता है, या तारे ज़मीन पर। इन सब मूवी का एम वही रहता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, कैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी अपने लाइफ में फेस करते हैं और उनको लड़के आगे बढ़ते हैं। सो देखिए इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत कुछ इनिशिएटिव है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट है, एक इसका सेपरेट डिपार्टमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और असिस्टेंट दिया जाता है जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी रहते हैं, यानी जिनको भी थोड़ा डिसेबिलिटी होती है ना, उनको मंथली कुछ पैसे उनके अकाउंट में जमा करे जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कीम है, 10 सब स्कीम है जो इस स्कीम के अंदर में आते हैं। और ये स्कीम है स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, सिब्डा 2016 की स्कीम। तो ये जो सिब्डा 2016 की स्कीम है ना, तो ये आई थी जब ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 2016 में। तो ये इनेक्टेड हुई थी 2016 में और फोर्स से आई थी 2017 से, यानी 17 से इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया था। और इसने रिप्लेस किया था ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था 1995 का। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यही था कि इंश्योर करना ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी उनकी लाइफ, वो अपनी लाइफ डिग्निटी से, पूरे सम्मान से जी सके, और किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और उनको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और ये राइट है ना, ये राइट है यूएन नेशन का जो कन्वेंशन हुई थी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जिसका ना इंडिया सिग्नेटरी मेंबर भी है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है वुमेन के लिए। तो इसका एम यही है कि कंप्रहेंसिव असिस्टेंस प्रोवाइड करना वुमेन के लिए जो भी वल्नरेबल सिचुएशन में रहती है, और उस सिचुएशन को एड्रेस करना और उनको ऑफर करना सपोर्ट। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। देखिए वुमेन के लिए है, इसलिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंदर में नहीं आती, ये ग्लोबल का है, इसलिए ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में। सो ना ये 9 ऐसे सेंटर बनने वाले हैं। उनमें से ना जो 7 है, जो कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनमें ना शेल्टर होम बनने वाले हैं। लेकिन जो टोरंटो और सिंगापुर में है उनको कोई शेल्टर नहीं मिलने वाला। और इंडिया के तरफ से जो भी है ना इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, वो एक रोल प्ले करने वाला है इस वेलफेयर मेजर को वुमेन को प्रोवाइड करने के लिए। सो जानते हैं ये जो है ना वन स्टॉप स्कीम फॉर वुमेन, ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर, यानी थोड़ा पैसा सेंट्रल देंगी, थोड़ा पैसा स्टेट देंगे, ऐसी वाली स्कीम है जो कि आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो ग्लोबल वाला है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, जिसके ना मिनिस्टर है एस जयशंकर। और जो ये प्रोवाइड करेंगी सपोर्ट और असिस्टेंस, यानी पैसा, जो भी वुमेन अफेक्टेड होती है वायलेंस से। वायलेंस हर जगह होता है, पब्लिक प्राइवेट स्पीयर कहीं भी होता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, और बाहर जाए तो लोगों की बुरी नज़रों से वायलेंस। कुछ साल पहले ना एक स्टडी आई थी, जो ब्राज़ील की वुमेन थी ना, वो अपने घर में ही सेफ महसूस नहीं करती थी। तो ऐसा होता है वायलेंस। सो नेक्स्ट है हमारा हाई रिस्क फूड।
तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ना ये जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने ना जो हमारा पैक ड्रिंकिंग वाटर आता है जिसे हम मिनरल वाटर बोलते हैं, उसे ना हाई रिस्क फूड कैटेगरी के अंडर में डाला है। तो ये क्या होते हैं हाई रिस्क फूड? ऐसे फूड होते हैं जिन फूड को इन्फेक्शन करना मैंडेटरी यानी ज़रूरी हो जाता है। इसमें ना डेयरी फूड आते हैं, मीट, फिश, एग, और जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर से बने रहते हैं ना, वो जैसे मिठाइयाँ हो गई, वो सब आते हैं हाई रिस्क फूड के अंदर में। देखिए इसका मतलब जो अभी जो हम पानी लेते हैं ना, अच्छा है, ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर है, पैसे दे के लेते हैं, तो ये अब हाई रिस्क फूड है। इसका मतलब इसे हर साल ऑडिट और इन्फेक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा। और इसका एम वही है कि प्रोवाइड करेगा, इम्प्रूव कराएगा सेफ्टी और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उनकी, और कंज्यूमर को बेनिफिट करेगा। ये देखिए हाई रिस्क फूड, कुक्ड हैम, कुक्ड राइस, अनवॉश सैलेड, वेज, डेयरी प्रोडक्ट, या फिर जो भी स्टॉक और ग्रेवी रहती वो, या फिर मीट और मीट के प्रोडक्ट। सो जानते हैं फसाई के बारे में। फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। फॉर्म हुई थी 2008 में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 का। हेडक्वार्टर इसका ना न्यू दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। सो जानते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। ये ना एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो कि 2016 का है उसमें। और इसका एम था जो भी मार्केट की क्वालिटी रहती है ना प्रोडक्ट की, उसे चेक करना और वहाँ हारमोनियस डेवलपमेंट करना हर एक्टिविटी का। सो नेक्स्ट है हमारा प्रगति प्लेटफॉर्म। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई और जो बिल एंड गेट्स फाउंडेशन है उन्होंने कहा है कि ये प्रगति प्लेटफॉर्म इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसका एम है एड्रेस करना कॉमन मैन की प्रॉब्लम और उसे मॉनिटर करना और रिव्यू करना उस प्रॉब्लम को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों की प्रॉब्लम को काम करती है। सो ये प्रगति स्कीम लॉन्च हुई थी 25 मार्च 2015 में। और ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, ये ना पीएमओ की टीम, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहती है उनकी टीम, और इसकी हेल्प ली थी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इन्होंने। तो ये दोनों मिलके प्रगति को हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एशिया ओशनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूज़र कॉन्फ्रेंस, यानी जो सैटेलाइट के यूज़र है ना उनकी कॉन्फ्रेंस। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हो रही है और फर्स्ट टाइम ये हुई थी बीजिंग चाइना में 2010 में। और उसके बाद हर साल अलग अलग लोकेशन में अक्रॉस द एशिया एंड ओशनिया के रीजन में ये होती है। तो इसका इवेंट क्या है, जो भी मेट्रोलॉजिस्ट रहते हैं, अर्थ के साइंटिस्ट रहते हैं, सैटेलाइट ऑपरेटर रहते हैं, वो सब मिलके कैसे काम करेंगे अर्थ के लिए और लोगों के लिए, ऐसे अपने विचार साझा करते हैं और ये उसका ही इवेंट है। सो ना इस साल जो ये इवेंट हो रहा है, ये हो रहा है न्यू दिल्ली में और ये होस्ट कर रहा है आईएमडी। तो आईएमडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे ना 150 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इसका मैंने इन्वायरमेंट वाला जो मेरा वीडियो है इसमें पूरा अच्छे से डिस्कस भी किया है। और इसका एम वही है सैटेलाइट ऑब्जर्व करना, एडवांस सैटेलाइट को रिमोट सेंसिंग, इतने सारे इसके एम है। यानी सैटेलाइट और जियो साइंस की इंफॉर्मेशन गैदर करके लोगों को कैसे काम आ सकते हैं, कैसे लोगों की लाइफ ईजी हो सकती है, इस सब पर काम करना इसका एम है। आईएमडी के बारे में ज़रूर याद रखना गाइस, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में। सो ना मेट्रोलॉजी क्या होता है, मेट्रोलॉजी ऐसी साइंटिफिक स्टडी होती है जो कि एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को स्टडी करती है, जिसमें आता है ट्रोपोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर। और ये सिस्टमेटिक स्टडी भी करती है, जैसे वेदर के फोरकास्ट, फिर कॉज क्या है, और प्रोवाइड करती है वेदर की फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेटोलॉजी ऑल्सो, जैसे आज का वेदर कैसे रहने वाला है, कब बारिश आने वाली है, कब धूप निकलेंगी, ये सब मेट्रोलॉजी के अंदर में आती है। सो नेक्स्ट है हमारा नासका लाइंस। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एआई के हेल्प से जो मिस्टीरियस नासका पॉलीग्राफ थे वो अभी डिस्कवर हुए हैं। तो ये नासका लाइंस क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ पॉलीग्राफ्स, यानी नहीं क्या, कभी कोई स्टोन ऐसे एक साथ रख दो तो कुछ अलग ही चित्र बन जाता है।
वैसे ये लाइन्स है। इसकी लोकेशन है पेरू में। पेरू कहाँ है? पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा। और इन लाइन को ना ऐसा एक डेपिक्ट क्रिएचर बोला जाता है जो कि वर्ल्ड में ह्यूमन के इमेजिनेशन से बना हुआ रहता है। और इससे ना स्पाइडर भी बन सकते हैं, बर्ड भी, मंकी, लिजर्ड, कुछ भी बन सकता है। और इस लाइन को ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1994 में ही डाला गया था। ये देखिए कुछ भी बन सकता है उस लाइन से, बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड, कुछ भी, लिजर्ड। सो जानते हैं जियोग्लाइफ्स क्या होती है? जियोग्लाइफ्स ऐसे मोटिव होते हैं जो कि क्रिएटेड होते हैं बाय मैनिपुलेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन, यानी जैसे स्टोन रहे तो इनको कैसे कैसे रख देते हैं, कैसे इनको खोदते हैं, तो उनसे ही कुछ ऐसी लाइन बन जाती है जो कि एक जियोग्राफिकल वंडर माना जाता है। जैसे ये देखिए, इससे ये जैसे लग रहा है ना वो महाभारत का चक्रव्यूह, वैसा है ये सब। सो नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक पल्मोनरी एस्पेरजिलोसिस। एस्पेरजिलोसिस, एस्पर का मतलब ये फंगी होता है गाइस। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए है, तो इस डिसीज़ के कारण ना 3,40,000 लाइव्स एनुअली मर जाते हैं। यानी इतने लोग अफेक्ट होकर अपनी जान खो देते हैं जस्ट इस डिसीज़ के कारण। तो इसका स्टडी में अभी रिसेंटली ये भी रिवील हुआ है कि जिनको पहले से थोड़ा लंग्स की इन्फेक्शन रहती है या लंग्स की प्रॉब्लम रहती है ना, उनको ज़्यादा ये इम्पैक्ट करती है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एस्पेरजिलस, जो कि फंगस है, इससे होता है। ये एस्पेरजिलस कहाँ फाउंड होता है? घरों में, वर्क प्लेस में, या पब्लिक स्पेस में, या फिर कहीं भी आउटडोर एरियाज़ में। जो लोग जिनको पहले ही क्रोनिक लंग की प्रॉब्लम रहती है, जैसे हो गई एम्फाइजमा, ब्रोंचिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, वो ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं और उनको ही ज़्यादा रिस्क रहते हैं। ये कॉन्टेजियस नहीं है और ना ही पर्सन टू पर्सन पास हो सकती है, लेकिन इसके कॉमन सिम्टम्स है जब हम थूकते हैं या कफ आता है ना, यानी खांसते हैं, तब वहाँ से ब्लड निकलता है। तो ये हो गया फंगस की बीमारी। नेक्स्ट हो गया हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए, इस नेशनल पार्क में ना ड्रोन और कैमरा लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि टाइगर को देखने के लिए, कैसे उनको मॉनिटर करते हैं उन वहाँ के एनिमल के लिए। लेकिन यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वहाँ के लोग हैं, वो इसे डेलिबरेटली मिसयूज़ कर रहे हैं वुमन को देखने के लिए। यानी समझिए लड़कियों को और वुमन को ताड़ रहे हैं बिना उनके कंसेंट से और सरकारी चीज़ों से, जैसे ड्रोन और कैमरा हो गई उनसे। तो ये एक पहला नेशनल पार्क था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और पहले उसको ना हेले नेशनल पार्क बोलते थे। इसकी लोकेशन है उत्तराखंड में, और ये पहली प्लेस थी जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर को भी 50 साल कंप्लीट हो गए। तो ये भी न्यूज़ में है, और ये इन्वायरमेंट का मेरा जो वीडियो है वहाँ डिटेल में बताया गया है। और फिर इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया था 1957 में, जो कि एक जिम कॉर्बेट थे नेचुरलिस्ट और इमिनेंट कंजर्वेशनलिस्ट ऑफ नेचर। और इस पर ना एक रिवर भी है जिसका नाम है रामगंगा रिवर। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति। तो इसका चौथा एडिशन हो रहा है मलेशिया में। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, और इंडिया के तरफ से ना महा रेजिमेंट गया है। महा रेजिमेंट इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेजिमेंट। तो इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए ये एक्सरसाइज, ये है महा रेजिमेंट वाली फ्लैग। सो देखिए महा रेजिमेंट का ये है सिंबल, और इसके बारे में ये है कि ये अक्टूबर 1941 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर सागर मध्य प्रदेश में है, और पहले ना ये ट्रुप आता है महार कम्युनिटी जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहाँ से। और ये पहला रेजिमेंट है जो फर्स्ट मशीन गन का यूज़ की थी। और इसका बैटल क्राई क्या है? बोलो हिंदुस्तान। और इन्होंने ना बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड भी जीते हैं, जैसे है परम चक्र और बहुत कुछ भी। सो नेक्स्ट है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने ऑडिट किया है अभी, और जो एवीएम इंडिया हाउसिंग है ये कंपनी, इसको फ्रॉडेंट
ऐसे डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये फ्रॉड करेंगे। और इसने वार्न भी किया है पेमेंट का इसका डिले हो रहा है इस कंपनी का, तो इसलिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने बोले पेमेंट डिले हो रहा है तो ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में जानते हैं। ये फॉर्म हुई थी 1988 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 का। ये एपेक्स बॉडी है जो कि प्रमोट करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो भी इंडिया में है उनको। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका इंटायर पेड अप कैपिटल आता है आरबीआई के थ्रू। और इसके एमडी और सीईओ है संजय शुक्ला, जो कि अभी अगस्त 2024 में ही नॉमिनेट हुए थे। सो देखिए, ये नेशनल हाउसिंग बैंक का एक इंडेक्स है, इसका नाम है रेसिडेक्स। तो ये कंट्री का फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है जो कि कैप्चर करता है मूवमेंट जो भी रेसिडेंशियल एरिया की प्राइसिंग रहती है रियल इस्टेट में उनको। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।